हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आईआरटी एंट्रेंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज की क्लास में हम लोग लगाने वाले हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिजिक्स की एक क्लास हम लोग देख चुके हैं जिसको बहुत सारे बच्चों ने देखा था, और आज ये इसकी दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग टॉप क्वेश्चन को लगाने वाले हैं फिजिक्स के। ठीक है, और इसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वैसे ही हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम जो है हमारा बहुत ही पास में है। तो उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हम आज की क्लास में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग थ्योरेटिकल भी आज की क्लास में लगाएंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक आध क्वेश्चन या दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके के भी जो क्वेश्चन है उसको भी लगाएंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो लगाएंगे ही क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत आता है। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको क्लेरिफाई कर दें क्योंकि बहुत बच्चे हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो थोड़ा सा नहीं जानते हैं। यहाँ पर जान जाइए कि जो मैथ है, ठीक है, पीसीएम आपका होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम। तो फिजिक्स के लगभग 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 18 से 19 क्वेश्चन ही केमिस्ट्री के, और आप मान लीजिए कि 35 से 38 क्वेश्चन आपके जो होते हैं, 35 से 38 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो इसमें से लगभग जो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है, इसमें से एक आध मान लीजिए अगर थ्योरी आ गई तो आ गई, नहीं तो ज़्यादातर जो होते हैं न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं। ठीक, तो उसी न्यूमेरिकल की हम लोग बात करेंगे। आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चन को पहले सुनना है, पहले सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, जब तक हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखते रहेंगे तब तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। ठीक, और उसको सॉल्व जब हम करेंगे तो आपको मैच कराना है कि आपने सही सॉल्व किया था या फिर नहीं सॉल्व किया था, कहाँ पर गलती है तो उसको देखना है और उसको ठीक करना है। क्लियर है, तो इसको करना है, और यही चीज़ आपका लास्ट तक बने रहना चाहिए, यानी कि शुरू पहला क्वेश्चन से लेकर के अंतिम क्वेश्चन तक आपको क्लास में बने रहना है और इन चीज़ों को समझना है। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एन सेलों का, हम यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखेंगे, कुछ कुछ सीरीज में मतलब कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो कह रहा है कि एन सेल है, ठीक है, एन सेलों का, एन सेलों को, ठीक है, किसमें जोड़ा जाता है, एक बार एन सेलों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है, और एक बार सीरीज में जोड़ा जाता है, और एक बार किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो एक बार सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है और एक बार पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि जब इसको सीरीज में जोड़ेंगे और जब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनके प्रतिरोध का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, प्रतिरोध का अनुपात, प्रतिरोध का अनुपात। ठीक है, अनुपात आपको इसका बताना है। फिर से हम आपको पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं। लिखा हुआ है कि एन सेलों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा। आपके पास में ऑप्शन है एन और एन रेशियो 1, उसके बाद है 1 रेशियो एन, और उसके बाद है एन स्क्वायर रेशियो 1 और 1 रेशियो एन स्क्वायर। ये करके आपके पास में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि क्या है कि आप एन सेलों को, सेल समझते हैं ना, बैटरी जिससे बनती है। ठीक है, सेल को ढेर सारे सेल जोड़ देंगे तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो एन सेलों को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, श्रेणी में जोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, देखिए सेल जो होता है, यहाँ पर प्रतिरोध तो लिखा नहीं है कि नॉर्मली क्या होता था, क्वेश्चन होता था कि एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, इन सभी को श्रेणी में जोड़ा गया है तो सबको जोड़ दिया जाता था। ठीक है, ऐसा आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक प्रतिरोध हो गया, यहाँ पर एक प्रतिरोध हो गया, यहाँ पर एक प्रतिरोध, यहाँ पर क्या है, ये किसमें है, मान लीजिए 5 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो ये किसमें है, ये सीरीज में है ना, सीरीज में इस तरीके से होता है। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, तो ये सीरीज में होता है। तो इनको क्या करते थे, सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते थे, यानी कि 5 और 6, 5 6 कितना हो गया, 11, और 11 3 कितना हो गया, 14 ओम यहाँ पर टोटल इसका प्रतिरोध आ जाएगा। एक होता था समांतर क्रम, समांतर में क्या होता था, एक प्रतिरोध इस तरीके से लगा हुआ है तो दूसरा प्रतिरोध इस तरीके से लगा होता था समांतर में। ठीक है, इस तरीके से समांतर में लगा होता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, अगर मान लीजिए कि ये 2 है और ये 4 है, ठीक है, तो इसमें कैसे निकालते थे, इसका जो मतलब कि अगर हम निकालेंगे कि इन दोनों को मिला करके कितना प्रतिरोध बनेगा, तो उसको हम कैसे निकालते थे, उसको हम निकालते थे 1/4
आर इक्वल 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। तो इसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये समांतर में इस तरीके से हम करते थे, और मतलब कि समांतर में इस तरीके से करते थे और सीरीज में इस तरीके से करते थे, यानी कि श्रेणी में इस तरीके से करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। बस यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर सेल की बात कर दी गई है, और सेल में भी एक प्रतिरोध होता है जिसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो सेल में भी प्रतिरोध होता है। तो सेल को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि एक सेल इस तरीके से हो, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा बना रहे हैं छोटा छोटा, थोड़ा सा समझाने के लिए। पहला क्वेश्चन है ताकि आप क्लास से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर पहला सेल हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा सेल, इस तरीके से जो है सेल जोड़े जाते हैं। आपने बचपन में इस तरीके से सेल जोड़ करके लाइट वगैरह जलाई होगी, ठीक है। इस तरीके से सेल होते हैं, इनको ऐसे जोड़ दिया जाता है, ठीक। फिर इधर से हमारा प्लस निकल जाता है और इधर से हमारा माइनस निकल जाता है। फिर यहाँ पे जब लाइट लगाते हैं तो जलता है तेजी से, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है श्रेणी में, ठीक है। तो जब हम श्रेणी में सेल को जोड़ते हैं तो इसका जो प्रतिरोध आएगा, अगर हम प्रतिरोध को R मान लें, ठीक है, प्रतिरोध को क्या मान लें कि एक सेल में प्रतिरोध कितना है, R प्रतिरोध है। तो कितने सेल हैं, N सेल है। कितने सेल हैं, N सेल है। तो N सेल मतलब R प्लस R प्लस R प्लस ऐसे करते करते कितनी बारी, N बारी, ठीक है। तो N बारी का मतलब ये हो जाएगा कि हम ये कह सकते हैं कि श्रेणी में अगर हम देखेंगे, श्रेणी में R प्रतिरोध कितनी बारी लगे हैं, N बार लगे हैं, ठीक है। तो इनका जो टोटल आएगा, रिजल्टेंट आएगा, वो कितना आ जाएगा, N इंटू R आ जाएगा। क्लियर है, आपको ये सब लिखना नहीं है, बस समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि समांतर में जो आपका R है, ठीक है, ये इसमें ये तो R ही रहेगा, क्योंकि हमने R माना हुआ है। तो R प्रतिरोध N बार कितना होता है, ठीक है। ये जो सीरीज वाला है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मान लेते हैं RS है, ठीक है। तो RS बराबर क्या आ जाएगा, हमारा टोटल कितना आया था, N इंटू R, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे ना, तभी हमको पता चलेगा कि कौन सीरीज का है, कौन हमारा पैरेलल का। इसको RP कह देते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रतिरोध है वो पैरेलल वाला। तो ये जो पैरेलल वाला होगा ये क्या होगा, ये होता है R/N, क्या हो जाएगा, R/N, क्योंकि R सब में सेम है, तो N से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसी नंबर्स कर देंगे तो उसका प्रतिरोध निकल जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास में आ गया, ये सीरीज का आ गया, ये पैरेलल का आ गया। तो हमसे क्या पूछा था कि N सेलों में सीरीज और मतलब कि सीरीज में और पैरेलल में जो लगते हैं उनका अनुपात बताना है। तो सीरीज का नाम पहले लिया था, पैरेलल का नाम बाद में लिया था। तो हमको जो रेशियो बताना है वो किसका बताना है, सीरीज का पहले और अपॉन में पैरेलल का बाद में। तो सीरीज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है N इंटू R, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो है R/N, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो ये किस में है, अपॉन में है। तो अगर आप इसको भी अपॉन में करेंगे और ये मेन अपॉन ऐसे करके करेंगे R/N, तो ये चीज़ यहाँ जाएगी, ये चीज़ यहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये जब यहाँ जाएगा तो R से R कट जाएगा, N ऊपर जाएगा, तो यहाँ से बनेगा N²/1, ठीक है। तो जब आप इसका रेशियो बनाएंगे तो कितना बनेगा, रेशियो इसका बनेगा N²/1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर समझाए इस वजह से कि आप इस तरीके के और भी क्वेश्चन जो है कर पाए। क्लियर है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अब जब आप देखेंगे, तुरंत देखेंगे श्रेणी में N सेल जुड़े हैं तो आप कह दीजिए इसका NR है, ठीक है। आप देखिए पैरेलल में N सेल जुड़े हैं तो R/N है, ठीक है। अब बस इसी का रेशियो ले लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए, शॉर्ट फॉर्म भी हमने बता दिया और ये हमने तरीका भी बता दिया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझा रहे थे ताकि आप लोग समझ जाए, है ना। देखिए ये क्या है, अगला क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो पिछली क्लास हमने कराई थी उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, ठीक है। जब पढ़ा रहे थे फिर भी हमने कराया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में, किसी पिंड के काइनेटिक एनर्जी में, चलिए लिखते हैं, किसी पिंड के,
ठीक है। और एक चीज आपको बता दें, जो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन का पीडीएफ मांगते हैं, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम क्वेश्चन इसीलिए खुद लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो थोड़ा हम बोलते भी हैं, ठीक है, क्वेश्चन बोलते हैं, उसको सुनकर लिख लीजिए, जो चीज छूटी रहती है। तो किसी पिंड की गतिज ऊर्जा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में 300%, थोड़ा बहुत नहीं, 300% की वृद्धि होती है। 300% की वृद्धि करने पर उसके संवेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से, ठीक है। संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। और आपको हम कहना चाहते हैं कि अगर आप क्लासेस जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं तो उसको स्पीड से थोड़ा सा करके देखा कीजिए, ताकि आप जल्दी से क्लासेस को खत्म करके अगली क्लास का जो क्वेश्चन है वो रिवीजन करें, ठीक है। लेकिन देखते रहिए, हमारे चैनल पे बहुत सारी क्लासेस हमको देखे समझिए, बहुत सारे हमने क्वेश्चन कराए हैं। तो ये है आपके ऑप्शन क्या क्या है, 78%, 150 यानी कि 150, ठीक है, 178 और 300%, ये करके आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि जब काइनेटिक एनर्जी में हम लोग इंक्रीज करते हैं, क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू मतलब 1 में mv² होता है, ठीक है, हाफ mv² होता है ना। तो यहाँ पर हाफ mv² होता है, यानी कि जब हम गतिज ऊर्जा में चेंजेस करते हैं तो उसमें कई चीज़ों में चेंजेस आता है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी जो होती है अल्टीमेट, वो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी जो होती है इसके साथ भी रहती है, संवेग के साथ भी, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv² होता है। तो यहाँ से क्या होता है, जब हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं, इसका मतलब कि हम इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। और जो हमारा p होता है यानी कि संवेग होता है, उसका भी फॉर्मूला m इंटू वी होता है बस, ठीक है। ये तो फॉर्मूला अलग है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो m इंटू वी, तो कहने का मतलब इसमें भी v होता ही है। तो जब इधर चेंज होता है तो ये इसको भी चेंज करता है, तो फर्क करता है, लेकिन कितना करता है वही आपको बताना है। तो इसका जो है हमने इस तरीके से भी तरीका बताया, और एक तरीका आज और बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे आपको करना है ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है इसका? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, यानी कि आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास में है p² और अपॉन में क्या होता है, p² और अपॉन में 2m, ठीक है, अपॉन में 2m, p² अपॉन में 2m। p क्या होता है यहाँ पर संवेग होता है, 2 क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, m आपका जो होता है मास होता है, k यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, ये कहीं से अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये बना हुआ फॉर्मूला है कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है, मास दिया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको ये दिया है, ये दिया है, तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। चलिए सर, तो अब क्या है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि की बात हो रही है कि इतना % वृद्धि। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको करने के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को परसेंटेज के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा KE अपॉन KE, आपने इरर में ये चीज़ को पढ़ा होगा, ठीक है, उसी तरीके से। तो ये इसका क्या हो गया, परसेंटेज में हो गया, ठीक है, जितना % वृद्धि होती है कितने में, यानी कि कितना बढ़ता है, ठीक है। और इनिशियल कितना था ये, और गुणते में 100 का मतलब अगर परसेंटेज दिया है तब, ठीक है, परसेंट में हमने चेंज कर लिया। उसी तरीके से जब आप इसका करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ठीक। और प्लस में फिर क्या होगा, इसका आगे वाले का होगा। तो ये 2 जो है आपका कांस्टेंट है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका फर्क किससे पड़ेगा, m से पड़ेगा। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सीधे m। लेकिन यहाँ पर अगर आप m लिखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें m तो कहीं पर है नहीं, मास की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी से मतलब है, तो उसी को हम लेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमने इधर ले ली और हमने इसको इधर ले लिया, ठीक है।
चलिए, तो अब आपको देखिए ये सीधे सीधे परसेंटेज के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया और सीधे सीधे आपको दिया भी है कि इतना परसेंट की वृद्धि होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 300%। ठीक है, और यहाँ पे 2 गुणते ये वैल्यू आपकी डेल्टा पी बाई पी और इंटू 100। तो अगर आप 2 को इधर की तरफ भेजेंगे तो ये इसको कट करेगा तो कितना आएगा टोटल यहाँ पर? 150%। ये किसकी वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू आएगी, किसकी? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। यानी कि जो आपका अब संवेग में जितनी वृद्धि हुई वो आ गया, और ये संवेग में जो वृद्धि है ये परसेंटेज के ही फॉर्म में है, तभी आंसर हमारा परसेंटेज के फॉर्म में आया। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे निकल गया कि इसमें कितना परसेंट की वृद्धि होगी? 150 होगी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? इस तरीके को लगाएंगे, ये फॉर्मूला तुरंत लगाइए। अगर आपसे पूछा जाता है कि चलिए अब आप बताइएगा, ठीक है, खुद से बताइएगा, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, उसका आधा होता है, बस इतना याद कर लीजिए बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज में दी रहेगी तब, ऐसा नहीं कि उसमें परसेंटेज नहीं दिया है, 4 गुना 5 गुना में दिया है तब नहीं। ठीक है, परसेंटेज में दिया, जैसे 300% दिया था तो संवेग में कितना वृद्धि होगी? उसका आधा। जैसे हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में हमने 100% की वृद्धि कर दी, 100% की वृद्धि कर दी, तो संवेग में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो 50 हो जाएगी। ठीक है, हमने कहा कि इसमें हमने 200% की वृद्धि कर दी तो संवेग में कितना परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन भी कभी कह सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं क्या वृद्धि कहे, तो कितना परिवर्तन होगा? तो उसका वो 200% बढ़ जाएगा, सॉरी 100% बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, तुरंत आंसर इसका बता सकते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम्स में आपके आ चुके हैं प्रीवियस में, उन सब चीज़ों की हम लोग बात करते हैं और कॉन्सेप्ट बताते हैं ताकि आप उस तरीके के और भी क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए सर। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका लाइट चैप्टर से है। लाइट चैप्टर से क्वेश्चन क्या है? लाइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर कितना ये जो क्वेश्चन होता है बहुत बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालता है, तो आज इसके पूरे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को हम n लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे। अपवर्तनांक तथा कांच का अपवर्तनांक ठीक है, क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तब कांच का जल के सापेक्ष, अब आप इसको करते रहिए, जब तक हम लिखते रहते तब तक आप करते रहिए। ठीक है, बैठिए नहीं, बोर मत होइए। अपवर्तनांक अब 10 दिन बचा है, अभी भी बोर होंगे तो फिर क्या ही करेंगे सर आप, है ना? क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। 9/8, 8/9, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया होता है ना, एक सीधा एक उल्टा। चलिए नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा तो इधर लिख देते, एक ऑप्शन आपका इधर में है। ठीक है, अब कहेंगे सर उसको उधर में लिख रहे हैं, वही तो नहीं सही है। तो देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको पढ़ते अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्रमशः कितना है? ये वाला है। ठीक है, ये वायु के सापेक्ष वाला ये है और कांच के सापेक्ष वाला ये है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसा कि हमने बताया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले म्यू डालेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले किसका नाम ले रहा था? वायु का नाम ले रहा था कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक।
तो वायु का नाम ले रहा था, तो वायु को हम पहले लिखेंगे ए यानी कि एयर, और किसका कह रहा था, जल का, यानी कि जल आप किससे लिखते हैं, वाटर यानी कि डब्ल्यू से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इधर होगा, डब्ल्यू इधर, तो ये कितना है आपका 4/3 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बिल्कुल। उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये वाला है, ठीक है। तो इसमें भी हम म्यू लिखेंगे और उसके बाद ए, और यहाँ पर कांच यानी कि ग्लास करेंगे, और ये कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है। अब देखिए आपसे पूछा क्या है उसको भी समझिए। यहाँ पर कह रहा है कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो इसको आप दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। आप इसको दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जल के सापेक्ष, देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, यही तो बात लिखा, ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या फिर कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, बात वही हुई, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमको निकालना है। क्लियर है। तो अब हमने आपको क्या बताया कि इस तरीके से आप फॉर्मेट को बना लीजिए, जैसा ये है कि वायु के सापेक्ष, ठीक है, तो ऐसे आना चाहिए जल के सापेक्ष। तो पहला नाम किसका आ रहा है, पहला नाम यहाँ पर आपका किसका आ रहा है, जल का आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर किसका लिखेंगे, आप सबसे पहले म्यू डालेंगे, जो हमने आपको तरीका बताया। पहला नाम किसका आ रहा है, जल का, लेकिन आपको लिखना इसी तरीके से पड़ेगा, ये नहीं कि इस तरीके से लिखा हुआ है। इसमें देखिए कैसा लिखा है, जल का लिखा, सॉरी कांच का जल के लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। तो आपको इसको थोड़ा कन्वर्ट करके जल के सापेक्ष ऐसे करना है, ठीक है, या फिर वायु के सापेक्ष, जिसके भी, लेकिन यहाँ पर पहले सापेक्ष आना चाहिए, इसमें बाद में सापेक्ष आ रहा है, ठीक। तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया, बात तो ही है, ठीक है। अब इसमें किसका नाम पहले आ गया, जल का, तो जल पहले मतलब यहाँ पर पहले डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। और बाद में क्या आ रहा है, बाद में कांच आ रहा है, सापेक्ष के बाद क्या आ रहा है, कांच आ रहा है, यानी कि जी आ रहा है, ठीक है। यानी कि अब हमको इसी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसी की वैल्यू चाहिए हमको। अभी आपको फिर से रिवीजन करके बता देंगे, पहले समझिए एक बार। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि ये डब्ल्यू पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि वाटर यहाँ पर पहले बात हो रही है, कांच की बाद में। तो अब आप इसको देखिए, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको इसको किस तरीके से कन्वर्ट कीजिए कि ये ऊपर रहेगा, ए जो है आपका अंश में रहेगा, और डब्ल्यू जो है आपका किस में रहेगा, हर में रहेगा। और इस यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो आपका ये है ये भी अंश में रहेगा, और ये जो नीचे जी रहेगा वो हर में रहेगा, ठीक है। तो इसको हम इन दोनों को किस तरीके से सेट करें, इसको ऊपर रखें कि इसको नीचे रखें, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें इसको दो तरीकों से रख सकते हैं ना, या तो हम इसको ऐसे से रख दें कि A/W और मेन अपॉन में करके हम यहाँ पर A/G कर दें, ठीक है, एयर बाई ग्लास कर दें। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करें, पहले A और फिर अपॉन में G कर दें, और टोटल अपॉन में करके, यानी कि ये एक पार्ट है ना ऐसा, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर हम A/W कर दें, ऐसे दो तरीके से इसको रख सकते हैं, या तो इसको पहले रख दिया, इसको पहले रख दें। तो दो चीज हमारे दिमाग में आ सकती है, तो हमको उस तरीके को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें से कौन सा सही होगा। कैसे हम जानेंगे, इसके लिए वैसे जानेंगे कि W जो है ऊपर आना चाहिए, G नीचे आना चाहिए, बाकी A हमारा कटेगा, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मेट को देखेंगे तो इसमें जो A है ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है, और ये चीज इधर मल्टीप्लाई होती है, तो ये इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा AG और नीचे हो जाएगा AW, जिसकी वजह से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों कट जाएंगे, और ऊपर G आएगा, नीचे W आएगा, जो कि हमारा ये सही नहीं है, क्योंकि W पहले आना चाहिए ऊपर में और G नीचे आना चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसको करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसमें आएगा WA और इसमें आएगा GA, तो A से कटेगा तो यहाँ पर W और यहाँ पर क्या आएगा G। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो है हमारा ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे, हमारा कंफर्म हो गया कि यही वाला हमारा पार्ट जो है आना चाहिए। तो अब ये वाला कौन सा है, ये वाला है कि नहीं है, देखिए ये वाला, तो ये वाला ऊपर है, कहने का मतलब है कि 3/2 हमारा ऊपर रहेगा, और हमारा मेन अपॉन में कौन सा रहेगा, नीचे में कौन रहेगा, 4/3 रहेगा, ठीक है, कौन सा रहेगा, 4/3 रहेगा। तो अब बस इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको इधर से करेंगे तो 3 × 9 और 4 दूनी 8, तो 9/8 कहाँ पर है आपके पास में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। फिर से समझा दें कैसे करना है आपको, इस तरीके का क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए इसको रख देते हो, फिर समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना था, हमने कहा कि वायु के सापेक्ष इस तरीके से आपको लिखा रहेगा, वायु के सापेक्ष जल,
वायु के सापेक्ष जल, तो सापेक्ष को आप म्यू मान लीजिए, वायु का नाम पहले है तो वायु को ए पहले लिख दीजिए, जल को यहाँ पर डब्ल्यू कर दीजिए, उसकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा वायु के सापेक्ष किसका, यहाँ पर ये ग्लास कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि आपको इस तरीके से नहीं दिया है और ये दिया है, तब भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि वायु के सापेक्ष ग्लास यानी कि कांच, वायु के सापेक्ष जल, समझ पा रहे हैं ना। तो वो लाइन में लिखा हुआ है, तो उसको आप लिख लिए। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे देखिए घुमाने की कोशिश किया था कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसी बतिया को तो हम घुमा के लिख सकते हैं ना। तो इसको हमने लिख दिया कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। क्योंकि इसमें क्या था, इसमें देखिए गलती कैसे हमने पकड़ी, इसमें हमने पकड़ी कि सापेक्ष अलग है और जल और कांच एक ही तरफ है, लेकिन सापेक्ष हमारा बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, जल के सापेक्ष कांच का। अगर आप देखेंगे दोनों बात सही है, अगर आपको बिल्कुल भी लग रहा हो गलत बात हो तो हमको आप बताइए, ठीक है। दोनों बातें एक ही लिखी है। तो इसमें हमने क्या किया, आप सापेक्ष बीच में आ गया तो हमने म्यू को लिखा और जल का इधर लिखा, कांच का इधर लिखा, यानी कि हमको यही पता करना था। तो अब हमने देखा कि हमारे पास ये दो चीजें हैं, इन्हीं दोनों में से ये आ सकता है। तो एक बार हमने इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, तो हमने देखा कि आया कि नहीं आया। फिर हमने एक बार इसको ऊपर रखा, इसको देखा, तो उसमें से हमको डब्ल्यू ऊपर आना चाहिए था। ए कटेगा, दोनों में ए कटेगा, लेकिन एक में जी ऊपर आएगा डब्ल्यू नीचे आएगा, एक में डब्ल्यू ऊपर आएगा जी नीचे आएगा, ठीक है। तो जो डब्ल्यू ऊपर और जी नीचे रहेगा वही वाला हमारा ये सही हो जाएगा, तो उसी को हमने रखा और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना। चलिए एक क्वेश्चन इसी में हम लिख दे क्या, आप लोग बताइएगा, ठीक है। सब लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें हम हटा देते हैं सारी चीजों को हटा करके क्वेश्चन अपने से बना देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जो है आप ऐसा मत लीजिएगा कि कहीं पर है बना है नहीं बना है, उससे मत सोचिएगा, बस समझिएगा कैसे इसको करना है। बस हम यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पर हम चेंज करके, ठीक है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि हम 7/5 कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए कि 5/2 कर रहे हैं, ठीक है। ये कर रहे हैं और अब आपको बताना है कांच का नहीं बताना है, अब आपको बताना है कांच का जल के, आपको बताना है जल के सापेक्ष, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही बताइएगा, ठीक है, यही आप बताइएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पर आप बताइएगा जल का कांच के, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, ठीक है, जल का कांच के सापेक्ष, ठीक है। तो ये लाइन मिटा देते हैं, ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब जो हमने आपको तरीका बताया, जिस तरीके से इस बात को बदलना सिखाया, उसी तरीके से कीजिएगा और हमको बताइएगा कि क्या इसका आंसर आ रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। चलिए सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं, ठीक है, सॉल्व कराने के लिए, ताकि आप इस चीज़ को समझें। देखिए सर, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसको आपको मुंह जबानी बताना है, किसी गैस के ताप के बढ़ने के कारण निम्न में से क्या बढ़ता है, ठीक है। किसी गैस के, ठीक है, इसमें इंक खत्म हो रही है क्या, 1 सेकेंड, थोड़ा सा आई फिल इंक इन माई मार्कर, ओके। तो थोड़ा सा इसमें इंक डाल दिया जाए। अब कितनी बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो रही है क्या, 1 सेकेंड, थोड़ा सा हम कैमरे में देखते हैं कितनी बड़ी क्लास हो गई। चलिए अभी तो छोटी क्लास है, अभी तो आधे घंटे की क्लास है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। बच्चे कहते हैं सर आप एक क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व कराते हैं, ठीक है, या 5 मिनट में, 7 मिनट में सॉल्व कराते हैं, क्या हमको इतना समय लग जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, ठीक है, साथ साथ और भी क्वेश्चन उसी के साथ में बताते रहते हैं कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक। तो कई चीज़ें बताते हैं, समय लगता है, आप उसको करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, ठीक। चलिए देखिए क्या कह रहा था, किसी गैस का, कोई गैस है, सॉरी गॉस नहीं, यहाँ पर गैस का, किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया गया, ठीक है, एक गैस है, इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज किया गया, तो बढ़ाने के कारण क्या बढ़ेगा, ठीक है, क्या बढ़ेगा ये आपको बताना है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, या फिर गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और क्या दिया गया है, अंतरा आणविक बल, ठीक है, अंतरा, चलिए लिख ही देते हैं इसको पूरा,
क्योंकि ये तो आप समझ पा रहे हैं, अंतरा आणविक आणविक बल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये सब बढ़े की बात हो रही है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, या फिर गुप्त ऊष्मा बढ़ेगी। ठीक है, गुप्त गुप्त ऊर्जा लिखा हुआ है सर, गुप्त ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था, गतिज ऊर्जा, और यहाँ पर क्या लिखा था, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इतनी इंग्लिश और हिंदी थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। चलिए बताइए कौन कौन इसको बता सकता है भाई। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3/2 और K इंटू में क्या होता है, T होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, इसका हम आपको दोनों तरीका से समझाएंगे, किस तरीके से आप अपने थिंकिंग से सोच सकते हैं और किस तरीके से फॉर्मूले से देख सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे तो 3/2 क्या है, कांस्टेंट है, के भी यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो ये टोटल आपका कांस्टेंट हो गया, बचा टी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। अब आपको थोड़ा सा हम एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं। ठीक है, जब आप पानी गर्म करते हैं, ठीक है, पानी तो कोई गैस नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझिए। ठीक है, तो जब आप पानी गर्म करते हैं तो आप जैसे उसमें ठंडा पानी मतलब भर के रख दिए, मान लीजिए कि तब क्या होता है, बर्तन होता है कोई भी, ठीक है, उसमें आपने भर करके रख दिया गैस पे, अभी चालू नहीं की, तो क्या पानी ऐसे भागने लगता है, नहीं। लेकिन जब आप गैस नीचे से देते हैं यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं पानी का, तो आप देखते हैं पानी इधर उधर भागने लगता है, और एक समय ऐसा एकदम ऐसा उबाल मारने लगता है। ठीक है, ऐसे बड़ 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 ऐसे करने लगता है, आवाज भी करता है। ठीक है, यानी कि उबलने लगता है। तो वहां पर उसको उबलने, उछलने, कूदने की ताकत कहाँ से आ जाती है, ठीक है, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, फिर गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो गतिज ऊर्जा उसमें कहाँ से आ जाती है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ पार्टिकल जो है आपको ऐसे हवा में भी दिखेंगे। कैसे, हवा में भाप बन के जाता है, तो भाप बन के क्या जाता है, वहां पर जो भाप होता है वो भी तो पानी ही होता है। ठीक है, जो आपका स्टीम बनती है वो पानी ही तो होता है। तो वो जो पार्टिकल होता है इतनी एनर्जी पा जाता है, इतना टेम्परेचर गेन कर लेता है, जिसकी वजह से वो भाग जाता है। ठीक है, और हवा में पहुंच जाता है, समझ पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमको वो भाप जैसा दिखता है। तो वो भाप जैसा क्यों दिखता है इतना जाता हुआ, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर इकट्ठा कर लिया अपने अंदर, और जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो भाग गया। ठीक है, आपका जो बर्तन है वो छोड़ करके भाग गया। अगर आप बहुत देर तक रखेंगे तो पूरा पानी भाग जाएगा। ठीक है, बचेगा नहीं बिल्कुल। तो वही चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो सेम उसी तरीके से गैसों के साथ भी होता है। ठीक है, जब आप रूम है, ठीक है, इसमें आप गर्मी कर देंगे तो बहुत ज्यादा गैसें जो है भागने लगेंगे इधर से उधर। ठीक, चलिए इसको याद रखिएगा बातों को। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग आंसर बताएंगे कि हम बताएंगे, चलिए देखते हैं कौन बताता है। यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन विमा नहीं दर्शाता। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिखते हैं विमा। विमा यानी कि डायमेंशन। ठीक है, नहीं दर्शाता, नहीं दर्शाता है, ये आपके पास में क्या है, क्वेश्चन लिखा गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बहुत मजेदार है। इधर v है, v यानी कि वेलोसिटी, और इधर t है, t यानी कि टाइम। देखिए समझिएगा, एक ये आपका ग्राफ इस पे बना हुआ है। ठीक है, दूसरा ग्राफ इधर t है और इधर v है। ओ सॉरी, ये इसमें आकर के पूरा सर्कल बना हुआ है, समझ लीजिए गोला बना हुआ है। ठीक है, अच्छा सा अगला ग्राफ t टेम्परेचर, ओ सॉरी क्या बोल दे रहे हैं, टाइम। ठीक है, और इसमें क्या है, ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अगला लास्ट टाइम वेलोसिटी।
एक सेकंड, थोड़ा इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से करके आपके पास में 4 ग्राफ बने हुए हैं और इसमें कह रहा है कौन सा विमा नहीं दर्शाता है। ठीक है, कौन सी विमा नहीं दर्शाता है, डायमेंशन नहीं शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी ग्राफ आपका सही है, तो जो कुछ ना कुछ तो उसका फॉर्मूला होगा, तो कुछ ना फॉर्मूला होगा, तो कुछ ना कुछ उसकी विमा आएगी, कुछ ना कुछ उसका कुछ भी चीज़ आएगी। कहने का मतलब अगर उसका मात्रक आ गया तो उसका कोई ना कोई बीमा आ जाएगी। ठीक है, इसका भी कोई ना कोई बीमा आ जाएगी, इसकी भी कोई ना कोई बीमा आ जाएगी। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि इसमें गलत एक चीज़ है। ठीक है, अगर हम इसको नहीं देख करके समझ पा रहे हैं, इसको देख के नहीं समझ पा रहे हैं, इसको देख के नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम इस ग्राफ को देख करके ये श्योर है कि इसी में बीमा नहीं होगी, तो जब इसमें नहीं होगी तो इन तीनों में होगी। अब हमको मालूम नहीं है कि कौन कौन सी होगी, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं हो सकती है बीमा। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इतना स्ट्रांगली हम क्यों कह रहे हैं, अपना ओपिनियन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जो ग्राफ है ये किसका है, मतलब ये जो लाइन है किसकी है, टाइम का है। ठीक है, और आपको पता होगा, आपने पढ़ा है कि इस तरीके से ये 4 लाइनें होती हैं। ठीक है, 4 लाइनें होती हैं ग्राफ में। ठीक है, इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव और इधर निगेटिव। ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ से जो नीचे जाता है, अगर आप देखेंगे तो ये वाई एक्सिस पे क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, इधर निगेटिव होगा। तो आप देखेंगे तो इधर वेलोसिटी, ठीक है, इतनी है। ठीक है, टाइम इतना है। ठीक है, इधर वेलोसिटी घट रही है, टाइम इतना है, वेलोसिटी घट रही है टाइम, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं वेलोसिटी तो चलिए हम मान लेते हैं निगेटिव में हो भी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन टाइम निगेटिव में कैसे हो सकता है? टाइम कभी निगेटिव में नहीं होता है, कभी निगेटिव नहीं होता। टाइम कभी पीछे जाता है, माइनस में जाता है, कभी नहीं जाता। ठीक है, आंसर भी कभी कभी किसी भी क्वेश्चन का आता है माइनस में कि -5, तो हम ये लिख देते हैं कि वो माइनस में नहीं लिया जा सकता, या फिर कभी कभी प्लस माइनस आता है तो हम लिख देते हैं कि माइनस में नहीं लिया जा सकता, इस वजह से प्लस वाला लिया जाएगा, तो 5 सेकेंड हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो टाइम जो होता है किसी भी जगह पर माइनस में नहीं हो सकता है। तो ये वाला हमारा गलत है, तो बाकी सही होंगी, बाकी में विमा होगी हमारी। ठीक, तो इसको आप टिक कर लीजिए, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। ग्राफ के कई क्वेश्चन, मतलब एक बार पिछली बार एक क्वेश्चन करके आया था इस तरीके से, ऐसा उसमें बना हुआ था और इसमें पूछ रहा था कि इसमें कौन कौन सी मोशन है। ठीक है, इस कौन सी मोशन को शो करता है, तो क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के कई। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है अवरक्त किरणों, यानी कि जो हमारी इंफ्रारेड रेज होती हैं उनके कारण, या फिर पराबैंगनी किरणों के कारण, या फिर अल्फा किरणों के कारण, या फिर रेडियो एक्टिव किरणों के कारण। ठीक है, तो जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो किसके कारण होता है? इंफ्रारेड जो हमारी तरंगे होती हैं, जो हमारी किरणें होती हैं, उनके कारण होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, कि ग्रीन हाउस किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण? इंफ्रारेड रेज के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक है, चलिए इस क्वेश्चन को तो सब लोग बताएंगे। ठीक है, जो नहीं बताएगा हम कूट कूट के मारेंगे आप लोगों को। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चा बच्चा बताएगा। क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई, सब क्वेश्चन आया है। कार्य का मात्रक वही है, क्या क्वेश्चन है, घुमा दिया। कार्य का मात्रक वही है जो है, मतलब कार्य का मात्रक वही है जो है ऊर्जा का, मतलब कार्य का मात्रक वही है जो ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा लिखना चाहिए पहले, ऊ रहेगा, जो ऊर्जा का है, या फिर जो शक्ति का है। ठीक है, पूछा तो लेकिन उसमें घुमा दिया। ठीक है, संवेग का है, संवेग का है, या फिर वेग का है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक वही है जो ऊर्जा का मात्रक है, या फिर कार्य शक्ति का मात्रक है, या फिर संवेग का मात्रक है, या फिर वेग का मात्रक है। आप सभी को, ठीक है, आप सभी को बताना है कमेंट्स में। और कमेंट्स में आप कैसे बताएंगे? कमेंट्स में आप बताएंगे कि इसमें ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है।
ठीक है, सभी लोग बताइएगा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई। हम लोग कितने क्वेश्चन लगा चुके टोटल, क्वेश्चन हम लोग कितने लगा चुके टोटल? अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने वो वाला लगाया सेल वाला, 1 2 इधर, हमने इधर 3 लगाए, 3 के बाद एक हमने लगाया 4, 4 के बाद इसको हमने लगाया 5, और ये रहा आपका एक हमने ग्रीन हाउस वाला लगाया 6, और ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है, तो आपको आंसर कैसे बताना है 7, और आगे जो भी डैश मतलब जो भी आपका ऑप्शन होगा, ए होगा तो 7A, नहीं तो 7B। ठीक है, इस तरीके से करके आपको बताना है। क्लियर? चलिए इसको आप लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा आ गया हाइड्रोस्टैटिक से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हाइड्रोस्टैटिक से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोस्टैटिक से। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में तो कुछ नहीं होता सर, 2 मिनट में तो मैगी बनती है, प्रचार में बस। ठीक है, प्रचार में बस बनती है। 1 मिनट में खुद से बनाने लगेंगे तो नहीं बनेगी 2 मिनट में। 1 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई पर 2 किलोवाट सामर्थ्य ये स है, ठीक है, सामर्थ्य का पंप, सामर्थ्य मतलब शक्ति, ठीक है, सामर्थ्य मतलब शक्ति का पंप कितना लीटर को ली लिख देना बस, लीटर पानी ऊपर चढ़ाएगा, कितना लीटर पानी ऊपर चढ़ाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। अब आप इसको थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिए, देखिए किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। क्या हो सकता है सर इसका आंसर? तो देखिए समय पहले बात करेंगे, जो जो दिया है लिख लीजिए। 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन ना बहुत दिमाग लगाया जाता है, क्वेश्चन में इतना दिमाग लगाया जाता है कि आपको वहां पर लिखा रहेगा 1 मिनट, और आप सोचेंगे तो नॉर्मल है, ये तो कोई वैल्यू लिखा नहीं है, और एक इस तरीके से लिखा हुआ है, मिनट भी ऐसे लिखा है, लेकिन ये काम का है। ठीक है, 5 लिखेगा तो ऐसे 5 नहीं लिखेगा, हिंदी में 5 लिख देगा। ठीक है, तो आपको जो समय दिया गया है वो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड का दिया गया है। किसका कितना दिया गया? 60 सेकंड का दिया गया है। ये क्या है? हाइट h कितना दिया गया है? 10 मीटर की हाइट दिया गया। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये पावर है आपकी, ठीक है, कितना दिया गया है? p बराबर कितना दिया गया है? 2 किलो वाट। ठीक है, और इतना पंप है, आपको कह रहा है कि ये कितना पानी चढ़ाएगा। 1 मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट की यहाँ पर आपसे बात हो रही है कि 1 मिनट में ये कितना पानी ऊपर चढ़ा देगा। बताइए भाई कितना चढ़ा देगा? आपको कुछ आइडिया उडिया लग पा रहा है कितना चढ़ेगा? ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। इसके लिए हमको पता है कि पहले हम ये देखेंगे कि कितना कार्य हो रहा है, क्योंकि जब हाइट पे चढ़ाने की बात आती है तो यहाँ पर एक चीज आती है हमारी mgh, यानी कि कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसी की स्थिति के कारण जब किसी चीज में ऊर्जा आती है तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो हमको मास ही तो निकालना है। ठीक है, और जी हमको दिया है, और एच हमको पता रहता है कि 10 मीटर पर सेकंड या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो हमको एम ही तो निकालना है, मास निकल जाएगा तो मास से हम उसका जो है आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि डेंसिटी हमको पता होती है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा mgh के लिए। लेकिन जो mgh होता है ये वही होता है जितना पंप हमारा काम करता है, यानी कि वर्क। तो पहले हमको वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा। ओह माय गॉड, वर्क थोड़ा बड़े में लिख दीजिए, वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क कैसे निकलता है? कार्य करने की दर, W, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये शक्ति होती है। ठीक है, और ये कार्य, तो कार्य की दर मतलब उस समय से डिवाइड कर दीजिए, दर हो जाता है। ठीक है, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं।
तो हमको क्या निकालना है, हमको वर्क निकालना है। तो टी को इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा P इंटू टी बराबर W। तो P हमारे पास में कितना है, 2000 है, ठीक है 2000। ये 2 वाट में इसको रखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको हम सेकंड में रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2K फॉलोवर है ना, 2000 फॉलोवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000 और इंटू में टी यानी कि 60 सेकेंड और ये W में ये, ठीक है। तो 6 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 और 3 ये 1 ये, तो 12 गुणते यहाँ पर पावर 4, ठीक है। इतना आपका आ गया वर्क, क्या आ गया ये वर्क, और किस में आएगा, वाट सेकेंड में आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग जूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं, ठीक। तो इतना जूल आ गया, बहुत बढ़िया बात है सर, वर्क आपने निकाल लिया। अब चलिए आप निकालते हैं जल्दी से, वर्क हमको पता चल गया। तो W बराबर क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू रख दें, इस क्वेश्चन को हटा देते ना, ये तो काम हो गया। क्यों जगह घेरे हुआ है सर, इसको हटाइए, यहाँ से भगाइए जल्दी से। चलिए तो W हमको मालूम चल गया कितना है, 12 गुणते कितना है 4, 10 की पावर 4, और m हमको निकालना ही है। तो GH को इधर तुरंत ही ना भेज दें, इधर m रहने दो, GH को इधर भेज दें। तो G हमारे पास में कितना है, 10 ही मान लेते हैं, और H हमारे पास में 10 ही है, ठीक है, 10 ही है। तो 1 0 1 0 इधर कट देगा, 2 कट देगा, तो कितना बचेगा, इधर 2 बचेगा, ठीक है। तो 12 गुणते 2, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 12 और 2 0, ठीक है। तो आपका जो मास आ रहा है इसका, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1200। कितना आ रहा है, 1200, और ये 1200 क्या आ रहा होगा, ठीक है 1200 ही आ रहा है ना, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। कैलकुलेशन यहाँ पर जो है आपका 60 हो गया, ठीक है, यहाँ से हमने निकाला, ठीक है। तो ये आपका कितना आ रहा है, टोटल आपका 1200 आ रहा है, ठीक। तो अब ये जो 1200 आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर W जो हम लोगों ने निकाला इसको, तो W की वैल्यू रखी पहले 3 यहाँ पर, ठीक है, इससे डिवाइड किया तो आपका ये 1200 किलोग्राम, ठीक है, ये 1200 किलोग्राम आएगा एक्चुअली में। तो ये जो आपका आएगा 1200 किलोग्राम आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका m है ना, मास है। तो 1200 किलोग्राम आया, लेकिन यहाँ पर पूछा किस में है, लीटर में पूछा गया है, ठीक है, लीटर में पूछा गया है। तो लीटर में जब पूछा गया तो हम इसको कैसे करते हैं, तो देखिए इसके लिए क्या होता है, हमको ये मालूम है कि घनत्व बराबर क्या होता है, यानी कि डेंसिटी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को हम लोग मास और आयतन को वॉल्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज का हम इस्तेमाल करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, ठीक है। तो आयतन को हम इधर भेज दें और डेंसिटी को इधर लेकर के आए, तो अब हमको यहाँ से ही मिल जाएगा, क्योंकि हमको मास तो पता है, मास कितना है हमारे पास में 1200, ठीक है। और डेंसिटी कितनी होती है पानी की, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, पानी की डेंसिटी होती है सर 1000, कितनी होती है 1000, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर टोटल ये कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.2 लीटर, बस इतना ही, 1 मिनट में इतना ही चढ़ा पाएगा है, ये तो गड़बड़ बात है सर। यहाँ पर क्या है 1.2, नो कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर जो है आपका ये, अच्छा ओ माय गॉड, ये जो है एक्चुअली में ये जो आपका 1.2 आएगा, 1.2 आएगा, ये मीटर क्यूब आएगा, समझिएगा, ये आपका मीटर क्यूब आएगा, ठीक। तो मीटर क्यूब आएगा। देखिए वैसे आप चाहें तो यहीं से आंसर निकाल सकते हैं, तो इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है भाई। 1200 किलो है, तो 1200 किलो लगभग 1200 लीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, अगर 1200 के करीब है तो उसी में लगा दीजिए, ठीक है। बाकी इतना आप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या था, सॉरी, ऑप्शन 900, 1000 और 1200, 1500, तो हो गया सिर्फ 1200 भाई। 1 लीटर में लगभग 1 किलो आ जाता है, लगभग, पूरा नहीं आता, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूरा नहीं आता, इसी वजह से हम लोग ये लंबा निकाल रहे थे। लेकिन 1200 की जो केजी है तो आप 1200 लीटर लगा दीजिए, ठीक है भाई। 1 केजी तौलेंगे पनिया ना, तो 1 ही लीटर आता है, नहीं तो तौल लीजिएगा किसी दिन, ठीक है। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वॉल्यूम आपका निकल गया है, वॉल्यूम के बाद आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता है कि ये कितना लिखा है 1.2 मीटर क्यूब, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, मतलब कि 1 मीटर क्यूब, मतलब अगर आप 1 मीटर ऐसे ले ले
और 1 मीटर ऐसे ले ले और 1 मीटर हाइट ले ले, ठीक है, और एक डब्बा बना ले पूरा, ठीक है। तो जो आपका पानी है वो कितना आएगा, वो 1000 लीटर पानी इसमें इस पूरे डब्बे में जो है आ जाएगा, ठीक है। 1000 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है। तो एक में इतना आता है, 1 मीटर क्यूब में इतना आता है, तो इतने में कितना आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी आप कहेंगे कि सर आप अभी डिवाइड किए हैं फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बतिया मिला जुला करके वही आएगी, ठीक है, 1200 लीटर। कितनी आएगी, 1200 लीटर आएगी। ये मीटर क्यूब में था, ये लीटर में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना जान लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक आपका यहीं तक था, इसके बाद तो ये यूनिट चेंज आपने किया, ठीक है। तो इसको आप कैसे किए फिर से समझ लीजिए। पावर आपको दिया था तो आपने यहाँ से कार्य निकाल लिया। कार आपने जानते हैं कि जो हम पानी को चढ़ाएंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा देंगे, वो जो कार्य है वही उसमें कन्वर्ट होगा। तो कार्य जो है इसी में कन्वर्ट होगा, तो जब इसमें कन्वर्ट होगा तो उसी के बराबर होगा। तो बस हमने इसकी वैल्यू रखी और बाकी जीएच को इधर ला दिया, तो एम आ गया, एम के बाद हमने कन्वर्ट कर लिया, आ गया आंसर। क्लियर, चलिए सर आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, बताइएगा, तब से हम इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन भी बताइएगा आप लोग। एक धातु की चकती, चकती क्या होती है, डिस्क होता है, ठीक है। डिस्क जो होता है थोड़ा सा जो है शेप अलग होता है, जैसा कि आपने वो देखा है एलियन का जो विमान होता है, ठीक है, जिससे एलियन आते हैं, मतलब ऐसा कुछ चीज होता नहीं है लेकिन मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता ही नहीं होता। तो इसी तरीके का जो शेप होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं, ठीक है, ऐसे बना होता है, इसको डिस्क कहते हैं, ठीक। ये वाला देखिए अच्छा लग रहा है, तो ये डिस्क होता है एक तरीके। तो इसमें कहा गया कि इसी में एक होल है, डिस्क में क्या है, डिस्क में एक होल है, यहाँ से यहाँ तक होल है अंदर पूरा से। भाई डिस्क ऐसे बड़ी सी होती है ना, जैसा आप समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास में ये है ना काला, तो इसी तरीके से मान लीजिए इसमें ऐसे बीच में होल है, जैसे आप वो नहीं खाते हैं, आपके घर बनता होगा बड़ा, ठीक है, किसका बनाते हैं, दाल का बनाते हैं आई थिंक, उसको पीस करके, ठीक है, हम ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा होता है, उसमें बीच में होल होता है, ठीक है, जस्ट उसी तरीके से। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी धातु की डिस्क के बीच में एक छिद्र है, एक होल है, ठीक है, चकती को गर्म किया जाता है, चकती को गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो छिद्र है, जो इसमें होल हुआ है बीच में, उसका व्यास क्या होगा, ठीक है, जो इसमें ये होल हुआ है उसका व्यास घटेगा या फिर बढ़ेगा या फिर चेंज नहीं होगा या फिर अनिश्चित है, कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, जब इसको हम हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से क्या होता है, जो हमारा मटेरियल होता है वो फैलता है, प्रसार करता है। कैसे भाई फैलता है, जैसे कि आप एक चीज़ तो समझते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि लोहा होता है, ठीक है, अब जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो पिघल करके फैलता है, ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है। तो हम इतना नहीं करें कि हम बहुत उसको ज़्यादा हीट कर देंगे, लेकिन उसको जब थोड़ा ही हीट कर रहे होंगे तो आपको बाहर से तो पता नहीं चल रहा कि वो पिघल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर जाते हैं, क्या होते हैं, दूर जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा एक्सपैंड करता है, थोड़ा सा फैलता है, फूलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे पास पास में थे, अब वो थोड़ा दूरी बनाते हैं, थोड़ा क्या होते हैं, दूरी, तो दूरी बनाने की वजह से फैलते हैं। तो जब इधर से दूरी बनाएंगे तो ये जो है गैप बढ़ जाएगा, यानी कि जो उसका डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि गर्म किसी भी चीज, किसी भी धातु को गर्म किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, तो आप एकदम निश्चिंत होकर के बताइए कि उसमें जो है उसका आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, आयतन उसका बढ़ जाएगा, अगर कोई होल वगैरह है तो वो सब बढ़ जाएगा, ठीक। चलिए कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन एक और है, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, और आज की क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे। बाकी और भी क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको सब लोग बताइएगा क्या क्वेश्चन है, कि निर्वात में क्वेश्चन देखिए घुमाएगा इसी तरीके से आपको। ये सब क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल, एक आध दो क्वेश्चन इस वजह से लाए हैं कि इस तरीके के भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ली जाती हैं तो आप उनको समझें, ठीक है। विकिरण ऊष्मा की चाल
है। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन है 1200 फुट, 1200 फुट पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन जो है ना ऐसे नहीं हार्ड होता है, क्वेश्चन दिखेगा सरल, लेकिन उसका ऑप्शन इस तरीके से दिया होगा कि आपको वो लगेगा कि यार किस में लगा दे, क्या सही होगा क्या गलत होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए फुट में दिया तो आपको अगर पता भी होगा वो चीज़ तो आप उसको फुट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो कई चीज़ों को मिला जुला करके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो सकता है, राइट हो सकता है। ठीक, तो देखिए ये सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ये निर्वात तो आपको मालूम है वैक्यूम, जहाँ पर हवा वगैरह नहीं होता है, कोई भी कण वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, हवा नहीं होता है एक्चुअल में, कण की बात नहीं है, हवा नहीं होता। विकिरण ऊष्मा क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं थर्मल रेडिएशन। सन जानते हैं, सूरज, सूरज से हमारे यहाँ तक क्या आता है, गर्मी आती, हीट आती, नहीं आती। तो जो है सन की लाइट होती है वो वेव्स के फॉर्म में चलती है। ठीक है, और वो क्या होती है, एक रेडिएशन ही होती है जो ऊष्मा को क्या कराती है, लाती है हमारे धरती तक, हीट आती है ना वहां से चल करके। ठीक है, और उसके बीच क्या है, निर्वात ही तो है। तो जो आपका ऊष्मा विकिरण ऊष्मा क्या कह रहे हैं, विकिरण ऊष्मा जो होती है, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल आपका सन भी है। ठीक है, सन से जो आपकी किरणें आती हैं धरती पर, ठीक है, क्या लाती हैं, वहां पर आपका हीट ही तो लेकर के आती हैं। ठीक है, तो वो जो होती है क्या होती है, आपकी एक विकिरण ऊष्मा का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और वो निर्वात में चल भी रहा है, तो निर्वात में उसकी चाल क्या होती है, आप सीधे सीधे ये यानी कि आपको सीधे सीधे ये कहने के बजाय कि जो आपका सन है उसमें जो उसकी लाइट है उसका चाल क्या है, ये पूछने के बजाय थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया और कह दिया कि विकिरण ऊष्मा की चाल क्या है। ठीक है, तो विकिरण ऊष्मा की चाल वही होगी जो लाइट की चाल होगी। ठीक है, सन की लाइट की चाल होगी, बाकी लाइट की भी मान सकते हैं लेकिन सन का यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि विकिरण ऊष्मा की बात हो रही है। तो जो सन का लाइट होगी, ठीक है, और सन की लाइट सबको पता है कि कितने की रफ्तार से चलती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन अच्छे लगे, बातें समझ में आई, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी किसी तरीके की क्लासेस देखते रहिए। आगे भी इस तरीके की क्लासेस आती रहेंगी, आप उसको ज्वाइन कीजिए और देखिए, पूरा का पूरा देखा कीजिए। बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके ना छूटे। ठीक है, आप क्वेश्चन करके आइए, बाकी कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं, ये सब हम आपको लास्ट दिन बहुत अच्छे से हर एक चीज़ बता देंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको लगभग हम मान लीजिए 28 तारीख को आपका एग्जाम है तो हम 26 तारीख को ही बता देंगे। ठीक है, 26 को सब कुछ बता देंगे, 27 को आप आराम से मेंटली अपने से प्रिपेयर हो जाइए और 28 का अपना एग्जाम दे करके बढ़िया सा सिलेक्शन लेकर के आइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।